अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान जी। ना सिर्फ कि पूरे कराची में कोल्ड वेव आई हुई है बल्कि हमारे टेक्निकल में भी मुझे लगता है कि बड़ी सर्द महरी चल रही है। खरामा खरामा इत्मीनान से हम ज़रा थॉ होने के बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेट आने के लिए माजरत, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि 14 जनवरी तक कहा जा रहा है कि शदीद कोल्ड वेव है जी कराची में, और ये एक सर्दी का यू टर्न है। साइबेरिया की हवाएं चल पड़ी हैं जिसकी वजह से ये वापसी हो गई है, लेकिन एटलीस्ट इससे ये है कि कराची वालों को अपनी विंटर वार्डरोब पहनने का मौका मिल जाएगा। तो अगर आपने ये समझा था कि जी सर्दियां तमाम हुई और ऐसा करते हैं कि मोटी वाली जैकेट्स और स्वेटर्स को अब रख देते हैं अंदर, तो नहीं, अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। यू टर्न ले लिया है सर्दी ने कराची में भी, और अब अपने स्वेटर्स को, शॉलों को ज़रा वापस निकाल लीजिए, बिकॉज ये बड़ा अहम है इस मौसम में अपने आप को सेव करने के लिए। इसके अलावा हम यहाँ पे यू टर्न का क्योंकि जिक्र कर रहे हैं तो ये बड़ा अहम है ये कहना कि मुतनाज़ा बन चुका है, ख़ास तौर पे जो हाल ही में होने वाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उसकी वजह से समझा जाता है कि पता नहीं यू टर्न कोई बहुत बुरी चीज़ है। एज फार एज कि अगर आप अपने स्टांस पे कायम ना रहें, अपने किसी प्रिंसिपल मैटर पे आपने बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट लिया हो, तब कहा जाता है कि हाँ ये एक बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश, लचक की, एजिलिटी की रहनी चाहिए। ये बड़ा अहम है कि आप ये सोचते रहें कि रिफ्लेक्ट करें अपने अपने जो आपके जाविया है ज़िंदगी को देखने का। अगर कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद आपकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई है। अक्सर हम रिफ्लेक्शन का मतलब ये समझते हैं कि दूसरे लोगों के रवैयों पे एनालिसिस करना, तज्जिया करना, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं, अपने गिरेबान में भी झांकें और देखें कि हमारी अपनी क्या क्या गलतियां हैं। व्हाट आर द एरियाज वेयर वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी नीड टू गेट बेटर एट देम। तो अगर उसमें आप यू टर्न लें, अगर आप रियलाइज़ कर लें कि भाई मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाज हूँ, मुझ में बेसब्री बहुत ज़्यादा है, मैं चीज़ों को उनके सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाता। अब वहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि लोग बड़े प्राउडली ये कहते हैं कि जी मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझ में कोई तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन दूसरों से यू टर्न एक्सपेक्ट करते हैं और अपने लिए स्टांस को मोड़ तोड़ लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर दूसरों की जल्दबाजी या गुस्सा बर्दाश्त नहीं है, लेकिन अपने लिए उसका पूरा लीवे ले लेते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई थॉट वर माई मॉर्निंग थॉट्स, और इसके बारे में मैं सोचती हुई आ रही थी। लेकिन अब ज़रा नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे, ख़बरों पे। कल सबसे ज़्यादा तकलीफ दह खबर जो हम तक पहुँची कि 91 बरस की उम्र में फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो गए, और इनके बारे में हम आपको बताते चले। वैसे तो इनकी वजह शोहरत हाल ही में लोग ये जानते हैं कि 2013 के जो इलेक्शंस थे उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे तैनात हुए। मायनाज वकील, कानूनदान हैं, लेकिन इनके बारे में आपको ये बताते चलें कि ही वाज वन ऑफ द एक्टिविस्ट। इनकी पैदाइश 1928 में अहमदाबाद में हुई और 1950 में ये हिजरत करके पाकिस्तान आए। यहाँ पे सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से इन्होंने वकालत की डिग्री ली और पाकिस्तान के मायनाज कानूनदानों में इनका शुमार किया जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि ये एज ए गवर्नर ऑफ सिंध भी तैनात किए गए। इसके अलावा सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी इन्होंने संभाला। तो इनकी एक बड़ी पुरवकार प्रोफेशनल लाइफ रही है, और ख़ास तौर पे जो इनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान में कानून को अपहोल्ड करने के लिए रही, उनको नहीं भुलाया जा सकता। डेफिनेटली अ पर्सन ऑफ स्टेलर कैरेक्टर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब 2012 के इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला था तो किसी भी नाम पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। उस वक्त फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का नाम जब आया तो मुत्तफ़िका तौर पे सब लोगों ने इसको सराहा और उनकी क्रेडिबिलिटी का मेरे ख्याल में सभी गिरवीदा थे। तो आज बड़ी अफसोसनाक बात कि पाकिस्तान के एक बड़े ही अहम कहना चाहिए कि मेंबर of the constitution, somebody who was one of the pioneer lawmakers and upholding the law of Pakistan, उनको अब वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बताते चलें कि क्या भर में तब्दीली आ रही है, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कि जर्मनी में कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह का लव, यानी जो फ्रेज़ है जिसमें हम कहते हैं कि अगर अल्लाह का हुक्म हुआ, अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो ये काम ज़रूर होगा, इसको बाकायदा वोकैबलरी में हम
देख रहे हैं कि उसको शामिल किया जा रहा है। ये उनकी एक टॉलरेंस का, एक तरह से मजहबी डाइवर्सिटी का, एक्सेप्टेंस का हिस्सा है। लेकिन कभी कभार ऐसी जब सूरत हाल होती है, बतौर मुस्लिम हम इसमें बड़े खुश होते हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या यही लीवे हम माइनॉरिटीज़ को अपने मुल्क में देंगे, यानी जो मजहबी अक़लियतें पाकिस्तान में रहती हैं, क्या उनकी मजहब या उनके दीन से जुड़े हुए अगर कोई भी अल्फाज हैं, कोई भी फ्रेजेस हैं, कोई भी दुआया कलमात हैं, क्या हम उनको इतने ही खुले दिल से अपने पास अपने मजहब में जम करेंगे? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बतौर मुसलमान हमारी एक बिगेटेड हमारा एक ओपिनियन है, कहीं ना कहीं मुनाफिकत पाई जाती है कि इस बात पे हम बड़ी खुशी मनाते हैं और उसको दलील समझते हैं कि देखिए जी हम हमारा दीन बरहक है, बेशक है, और उसकी दुनिया में पजीराई भी है, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो लोग आपसे ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के ख्यालात रखते हैं और आपके ही इन्वायरमेंट में हैं, क्या उनको भी आप यही लीवे देंगे या नहीं? इस पे भी हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, द बिग डिस्कशन टॉपिक, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से 2020 में भी हम देख रहे हैं और इस गुज़िश्ता दिहाई में भी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ा है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का। लोग साथ नहीं रहना चाहते। इसमें बहुत सारी मेरे ख्याल में फैक्टर्स हैं। लोगों की अब जो नौकरियां हैं वो चाहते हैं कि अपनी जॉब के करीब रहें, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम एज सच नहीं है। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट पीपल इंस्टेड ऑफ लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली और दूसरों के और अपने और कुनबे के बड़े बड़े मसाइल को साथ सॉल्व करें, दे प्रेफर टू लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज। फिर इसमें कई लोग मुल्क से बाहर भी चले गए हैं, फैमिली साइज भी छोटा हो गया है। आज से अगर 2 दिहाइयां पहले, जनरेशंस पहले, लोगों के 5-5, 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। अब दैट फैमिली साइज हैज श्रंक। 3 या 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चे होते हैं एक फैमिली में। सो आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट, और इसमें ज़रा बात करने की ये ज़रूरत है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को हम कई अंदाज में देखें। एक होती है आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के चाचा, फुप्पा, ताया, इन सब के साथ आप साथ रह रहे हैं। एक है कि अगर 5 या 8 बहन भाई हैं और उनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, 1 या 2 की शादी हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाली बहू उसी घर में एडजस्ट करे, उससे रिलेटेड मसाइल क्या होते हैं? ख़ास तौर पे अगर एक कुनबे में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 जनरेशन्स पाई जाती हैं, तब वहाँ पे मामलात किस तरह उलझते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें फाइनेंसिस की हम बात करेंगे, ओवरऑल रवैयों की बात करेंगे, प्राइवेसी की बात करेंगे और बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस की भी बात करेंगे कि नफ्सियाती पहलू से आप कहाँ कहाँ एक लकीर खींचें और कहें कि नहीं भाई ये मेरी पर्सनल सैंक्टिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अपहोल्ड किया जाए। ये होगा जी आज हमारे 10 बजे के डिस्कशन में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब ज़रा नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पे। जिस तरह कि हमने आपको पहले भी बताया कि ख़ित्ते की सूरत हाल काफ़ी नाजुक है, इसको फ्रैजिल और फ्लूइड कहा है तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन्हीं से शुरुआत करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ आज इन फोकस। जी जनाब, तो ये थी आज की टॉप स्टोरीज़, और अभी हम कुछ देर के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके सामने जो हालिया तज्जिया है सूरत हाल का ख़ित्ते की, उस पर भी मज़ीद बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से की तरफ, जहाँ आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक और होनहार तालिबा से। सबसे पहले इनके बारे में लेट्स टेक अ लुक एट अ रिपोर्ट। पाकिस्तानी लड़की हमना मलिक का साउथ अफ्रीका में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा कारनामा। हमना ने साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटीज में एक प्रोजेक्ट पर काम किया और वहाँ के डिपार्टमेंट्स सोलर पर कन्वर्ट कर दिए, जो अब सोलर पर रन हो रहे हैं। आज सुबह हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की होनहार तालिबा हमना। अस्सलाम वालेकुम हमना, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। हमना, आप विजिट कर रहे हो और अभी हमने रिपोर्ट में अपने नाज़रीन को दिखाया कि किस तरह यू हैव बीन वेरी कमिटेड टू योर चोजन फील्ड। 7 साल में होने वाली क्वालिफिकेशन को आपने 5 साल में कंप्लीट किया है और आपकी काविशों को, आपकी रिसर्च को सराहा भी गया है। मुझे बताइए व्हाट इज द फोकस? फ्रॉम व्हाट आई गैदर आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज पे रिसर्च कर रहे हो, खास तौर पे सोलर पावर। जी, मेरे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था
उस पर मैंने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर रिसर्च की थी। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में, उधर जो उनका बोर्ड रूम और एडमिन ब्लॉक की जो सारी लाइट्स हैं वो मैंने कन्वर्ट की थी टू रन ऑफ सोलर पैनल। राइट मुझे ये बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज इट्स एन अपकमिंग फील्ड। लोग चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल से जिनको हम इनएफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बजाय हम इन सोर्सेज की तरफ जाएं। तो आप क्या समझती हैं कि इसका फ्यूचर क्या है? डू यू विश टू कंटिन्यू वर्किंग इन द सेम डोमेन? जी डेफिनेटली, इसका स्कोप बहुत आगे अच्छा है। ये प्लेनेट के लिए एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर है, पोल्यूशन इससे कम है। तो आई थिंक इसके बहुत रीजंस है कि हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए, और स्पेशली एज एन इंजीनियर हमें जरूरत है कि अब हम इसमें आगे रिसर्च करें ताकि इम्प्रूवमेंट साथ साथ आती जाए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस वक्त पाकिस्तान में भी काफ़ी हवालों से रिसर्च की जा रही है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स जब इंटरनेशनली अपना लोहा मनवाते हैं, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि उनके बारे में परसेप्शन क्या है, उनका इमेज क्या है। व्हेन पीपल फाउंड आउट इन साउथ अफ्रीका दैट यू ओरिजिनेट फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपकी तरफ लोगों का रवैया क्या होता है और क्या साख है पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका परसेप्शन? परसेप्शन तो बहुत अच्छा है वहाँ पर। वो स्पेशली अप्रिशिएट करते हैं कि ये फॉरेनर होके तो इस कंट्री में आके तो इतने अचीवमेंट्स कर रहे हैं। सो व्हाइल आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल में थी तब मैं साउथ अफ्रीका मूव हुई थी अबाउट 18 years ago। तो उसके बाद से फिर स्कूलिंग मैंने वहाँ पर की, अपनी प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल फिर यूनिवर्सिटी सारी मैंने वहाँ पर कंप्लीट की। तो जब लोगों को पता चलता है कि ये ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान है तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी दूर से आके भी आपने वो कोई जिस तरह के एनवायरमेंटल चेंज या और किसी चेंज की वजह से अपनी स्टडीज को इफेक्ट नहीं होने दिया, या आगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज को इफेक्ट नहीं होने दिया, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। राइट हमना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी कि कोई ये सोच नहीं सकता था कि हम हमेशा बात करते थे इन फियर्स का, इन खदशात का जिक्र किया जाता था, बट नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड लाइक एक मेजर सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड जोहान्सबर्ग में इस तरह एक ड्राउट जैसी सिचुएशन होगी, वहाँ पे पानी की इतनी शदीद किल्लत होगी दैट द होल सिटी हैड टू गो ड्राई। आप क्या समझती हैं कि इस इवेंट ने, इस डेवलपमेंट ने दुनिया को दोबारा से ये बावर कराया है? क्या उनकी आंखें खुली हैं that more needs to be done and we need to be more efficient in our usage of the resources? जी डेफिनेटली, आई थिंक इस तरह के जब सिचुएशन आते हैं तो वो आई ओपनिंग सिचुएशन है सबके लिए कि अगर इस बारे में कोई नहीं सोचे तो हर कोई फिर इन चीजों पे सोचना शुरू करे, और करना भी चाहिए कि हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं हम अगर लुक आफ्टर नहीं करेंगे इसे तो आगे जो जनरेशंस आ रही हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए हम अगर अभी इसकी टेक केयर करेंगे तो फिर आगे अगली जनरेशन इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो। तो हमने जब आप पाकिस्तान आते हो और यहाँ पे जो आम लोगों का रवैया है वो जिस तरह चीज़ों का ज़िया कर रहे होते हैं, यूजेज होता है, यानी आपके सामने है कि गैस, बिजली, पानी, हम उसको बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, आप क्या कहना चाहोगी लोगों को? मैं यही कहना चाहूंगी सब कुछ अल्लाह की नेमत है, इसको आप उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे आप अपनी चीज समझ के इस्तेमाल करें। ये कि अगर आपको मिल रही है, कोई आपको फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको इतना जाया करें। इतने सारे लोग हैं जिनको ये चीजें अवेलेबल ही नहीं है। आप यहाँ पर एज इन पाकिस्तान में देख लें, इतनी पॉवर्टी है, लोगों को लाइट नहीं मिलती, फिर और कंट्रीज में ऐसे है कि पानी नहीं मिलता, और अब स्पेशली अब जहाँ आके इतनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, एजुकेशन ज्यादा हो रही है, तो ये स्पेशली जो एजुकेटेड लोग हैं उनको इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और साथ फिर बाकियों को भी साथ नॉलेज शेयर करें, उनको भी अवेयरनेस दें कि आप सारा कुछ अपने लिमिट में रह के यूज करें, जाया ना करें। एब्सोल्युटली जी, बहुत शुक्रिया हमना, दैट इज अ ग्रेट मैसेज टू गिव आउट टू पीपल, यानी उस नहज पे ना पहुंचे जब आपके पास वाकई पानी ना हो, एंड देन यू हैव टू अडेप्ट योर लाइफस्टाइल। आज अब अल्लाह ताला की तरफ से फरवानी से ये नेमतें आपको मिल रही हैं। शी इज एब्सोल्युटली राइट इन पॉइंटिंग आउट कि जो आपके पास है, दुनिया में कितने लोग हैं जो इसके लिए तरसते हैं, चाहे वो पानी
पानी हो, बिजली हो, गैस हो, तो वंस अगेन थ्रू हर एंड शी इज डूइंग सम वंडरफुल वर्क इन रिन्यूएबल एनर्जी, और इनकी रिसर्च इसी तरह आगे बढ़ती रहे एंड शी कंटिन्यू टू मेक पाकिस्तान एंड अस वेरी प्राउड। लेकिन उनके तवज्जुह से यही मैसेज कि प्लीज बी माइंडफुल ऑफ हाउ यू यूज द रिसोर्सेज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो जरा गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान की इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पे हमारा जो स्टांस है और ईरान और यूएस की जो कशीदगी में इजाफा हो रहा है उसके क्या नताइज निकल सकते हैं हम सब के लिए। सो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब जरा नजर डालते हैं रिएक्शंस जो पूरी दुनिया से आ रहे हैं। जिस तरह की ईरान ने तनबीह की और बताया ये पूरी दुनिया को कि 3 बड़ी गलतियां की हैं अमेरिका ने। इट इज़ नॉट लाइक टेकिंग डाउन अ लीडर ऑफ अलकायदा या आईसिस, बल्कि इराक में बाकायदा इन्वाइट करके बुलाए गए जनरल सुलेमानी को इस तरह टारगेटेड हमले में उनको शहीद करना, उनको जाँ बहक करना, ये किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। जरा ये देखते हैं कि इस बदलती हुई सूरत हाल पे अमेरिका में विद इन द सेनेट वहां के अपने जो सेनेटर्स हैं, वहां के जो अपने पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या रद्द अमल है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट। ये बड़ी क्लियर इंडिकेशन है, इन 3 अगर रद्द अमल और ये जो रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स आपने देखे, इससे ये वाजह होता है कि वहाँ के लोगों की, और ख़ास तौर पे वहाँ जो अहदेदार हैं, मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, सेनेटर्स हैं, उनका क्या सोचना है इस पूरे मामले के बारे में। सबसे पहले ये कि आपने एक रिस्पॉन्स में ये देखा होगा कि उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई अफसोस नहीं है जनरल सुलेमानी की को स्ट्राइक किए जाने पर, लेकिन मेरे लिए ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है कि क्या इसके बाद जो मामलात एस्केलेट किए हैं, कशीदगी जो बढ़ी है, उसके लिए कोई कोहेरेंट स्ट्रैटेजी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास है या नहीं। बहरहाल ये वो सवालात हैं जो अमेरिका में उठ रहे हैं। दुनिया भर भी इस बात पर मुत्तफिक है कि शायद इसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। जी जनाब, इसके लिए पूरी दुनिया के लोग इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं। हमने इसी इशू पे हमारी सीनियर जर्नलिस्ट एंड तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा से भी बात की, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या तज्जिया इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले आप आसमा, आप क्या समझती हैं कि ये सिचुएशन इतनी तेज़ी से बदल रही है, रद्द अमल की अगर बात की जाए, हम देख सकते हैं कि 12 मुख्तलिफ जगहों पर मिसाइल दागे हैं ईरान ने भी, और इससे भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिकन ट्रूप्स को भी जानी नुकसान हुआ होगा। आप इस सिचुएशन को किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? रद्द अमल हमने दुनिया भर से और खास तौर पे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके दिखाए कि सब सर जोड़कर बैठे हैं कि किस तरह न्यूक्लियर डील में दोबारा ईरान को लाया जाए और किस तरह इस मामले को डी एस्केलेट किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, ईरान ने जो कदम उठाना है वो तो उठाना है, क्योंकि ये बात तो तय है कि ईरान को रिस्पॉन्ड करना है। उसकी वजह ये है कि रिस्पॉन्ड करने का जो ऐलान है वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया है, जो कि विलायत फ़क़ी माने जाते हैं वहाँ पे, और उनका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर के तौर पे लिया जा सकता है। उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं होती है, कोई री थिंकिंग उसके अंदर नहीं होती है, चूँकि वो ऑर्डर है। लिहाजा अब ये बात तो तय है कि ये जो इसका तनाजुर मैंने बताया, इसकी अहमियत आप समझ लें कि ईरान के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि वो इसके ऊपर जवाब जो है वो हुकूमत देती है या रियासत देती है। अब क्या देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ईरान ज़रूर ये सोचेगा कि ऐसा जवाब ना दिया जाए जिससे कि ये जो जंग है ये रीजन के अंदर फैल जाए, या रीजन के अंदर जो है इसका इम्पैक्ट हो, और ये इस वक्त जो सिंपथीज पूरी दुनिया में ईरान के साथ हैं वो घूम फिर के उसके खिलाफ हो जाएं और ट्रंप इंतजामिया जो है उसको इसका फायदा मिले। लिहाजा बहुत कॉशियसली ईरान जो है वो सोचेगा जवाब देने का, रिस्पॉन्ड करने का, और इस तरह से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा कि ये मामला या मुद्दा जो है ये ईरान के ऊपर दोबारा उस तरह से ना गिरे और ना ही और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हो। अब चूंकि इस पूरे रीजन के अंदर इराकी बेसिस भी हैं, यहाँ अमेरिकी बेसिस भी हैं, यहाँ पे उनके फौजी भी मौजूद हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस भी हैं, उनके डिप्लोमेट्स भी हैं, और ये पूरा रीजन जो है ये एक तरह से देखा जाए तो एक अमेरिकी पूरा उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे। लिहाजा ये बात बहुत देखने की जरूरत है
है कि ईरान जो है वो किस हद तक और कहां पे जाके टारगेट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा खुद इसके लिए। जी, जिस तरह आपने खुद इशारा दिया कि अमेरिकन इंस्टॉलेशंस भी हैं पे मौजूद हैं, ईरान ने ये फैसला पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसने रिस्पॉन्ड तो करना है। पहली कार्रवाई हम देख चुके हैं, यूक्रेन में भी जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त वल्नरेबल पोजीशन में ज्यादा कौन है? एक तो पूरी दुनिया से तनकीद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ रही है, इवन वहां पे इंटरनली भी ये बात की जा रही है कि चलें आपने ये स्ट्राइक तो कर दी, जनरल सुलेमानी को जाँ बहक कर दिया गया, लेकिन क्या इसके बाद होने वाली जो सिचुएशन है उसके लिए अमेरिकन ट्रूप्स और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है? अभी ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहे अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करे, उसने भी ये बात कही है कि 52 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस हैं ईरान की जिसके ऊपर हमला आवर वो हो सकते हैं, लेकिन वल्नरेबल पोजीशन में आप ज्यादा किसको देखती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक ना खत्म होने वाली जंग का आगाज जो है वो हो गया इस एक्ट के ऊपर, जो कि एक बड़ा एक जारहाना एक्ट था अमेरिका की तरफ से, कि जिसमें कि आपने ना सिर्फ ईरानी जर्नल को जो है वो टारगेट किया है बल्कि उसके साथ साथ इराकी एक कमांडर जो है उनको भी आपने शहीद कर दिया। तो ये दो मुल्कों को आपने इंगेज कर दिया इसके अंदर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। फिर आप ये देखें कि जनरल कासिम सुलेमानी का जो असर व रसूख था वो बहुत ज्यादा इस पूरे खत्ते के अंदर था। मसलन दाइश के खिलाफ जो स्ट्रेटजी थी और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी और फिर जो इनकी फोर्सेस लड़ती थी, जनरल सुलेमानी उसके अंदर खुद मौजूद होते थे, आगे जाके फ्रंट फुट पे लड़ते थे और दाइश को के खात्मे में बहुत बड़ा किरदार जनरल सुलेमानी की स्ट्रेटजीज का मौजूद है। इसी तरह से आप देखें अलकायदा की वहाँ पे प्रेजेंस है, या जितनी भी और वहाँ पे तंजीमों ने सर उठाया, फिर जो बशारुल असद को सीरिया के अंदर सपोर्ट फराहम की, फिर जो हौतीज को यमन के अंदर जो है वो एक तरह की सपोर्ट है। तो ये जनरल सुलेमानी की एक पूरी एक स्ट्रेटजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा जी, वक्त हमारे पास, लेकिन आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि अब ये एक ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। दुनिया को ये भी खदशात हैं कि अगर यमन या फिर इजराइल इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पूरी दुनिया की शायद जो तेल की तरसील है उसमें भी मामला बिगड़े एंड देन मोर कंट्रीज माइट गेट इन्वॉल्व इन इट। लेकिन इस वक्त समझ नहीं आता कि अमेरिका कौन सा मुद्दा कब इस्तेमाल करता है। एवरीबडी फील्स लाइक अ चेस प्लेयर, चेस पीस इन दिस एंटायर सिनेरियो। लेकिन जी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस मामले पे हम कल भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और सबसे पहले जी जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया उनको बताते चलें कि आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करना चाहेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम पे, और मेरे ख्याल में कई दफ़ा इस पे बात हो चुकी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि हम सिर्फ प्रिवेसी, फाइनेंशियल मैटर्स, अदब व आदाब, बच्चों की तरबियत पे इसकी बात करते हैं। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन द बाउंड्रीज, जो आपका इसका एक नफ्सियाती पहलू है। इंसान का जो रहन सहन होता है, जो आपका लिविंग इन्वायरमेंट होता है, वो आपके सोचने समझने, ज़िंदगी को देखने, अपने अपने फैसले लेने की सलाहियत, इन सब पे उसका एक असर ज़रूर पड़ता है। तो आज आपकी कॉल्स भी लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रहते, अपना सिंगल यूनिट न्यूक्लियर फैमिलीज़ को, इंडिपेंडेंस को बहुत इंजॉय करते हैं, और पर कहीं ना कहीं ख्वाब भी देखते हैं। अगर आप ये देखें कि जो लड़कियां जॉइंट फैमिली सिस्टम के घर में अगर रही भी होती हैं, वो बखूबी जानती हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के मिजाज को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो जब वो अपनी शादी के लिए अपने घर का ख्वाब देखती हैं तो उनकी भी ख्वाहिशें होती है कि भाई ज़िंदगी भर फुप्पी, चाचा, ताया सबके साथ एडजस्ट किया, लेकिन जो मेरा अपना घर हो उसमें नंदे भी कम हो, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली ना हो, बल्कि कई दफ़ा रिश्तों को इसी म्यान इसी बेंचमार्क के थ्रू हम गेज करते हैं ये अच्छा रिश्ता है या नहीं। छोटी फैमिली है तो किचकिच कम होगी। तो इस बारे में ज़रा बात करते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे, नंबर्स आपके सामने हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग। कल मेरे पास 2-3 कॉल्स आई कि सिद्रा आपने जो ग्रीन कपड़े पहने हुए थे बहुत अच्छे थे, थैंक यू। आई हैव अ न्यू वार्डरोब कोलैबोरेशन पार्टनर, और हम बात करना चाहेंगे जीन की। जीन वुमन इज़ ब्रॉट टू यू बाय कैम्ब्रिज, और इनकी आजकल जो विंटर कलेक्शन है, आई फाइंड इट वेरी फॉर्मल, वेरी कन्वीनियंट, सो प्लीज़ गो चेक इट आउट। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली के हवाले से, सबसे पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं, लोगों का रद्द अमल भी है और जो की इश्यूज इसमें आते हैं उस पर बात करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट।
जी जनाब, ये तो हैं वो इश्यूज जिसमें हम बात करेंगे। एक कॉमन इसमें जो फोरग्राउंड समझा जा रहा है या हाइपोथेसिस ये है कि खुशी का या कोई मायूसी का वक्त है, कोई दुख का वक्त है, कठिन वक्त है, तो जब साथ रहेंगे तो उनको सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन एक बात जो हम अक्सर कहते हैं कि अगर बेशक आप बहन भाई क्यों ना हो, आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा एक साथ क्यों ना गुजारा हो, आपकी एम्बिशन, आपका आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ मुख्तलिफ हो सकता है। और फिर आपका लाइफ पार्टनर, अगर आपकी शादी किसी अलग मिजाज के शख्स से हुई है तो मिलकर हो सकता है आप अपने कल के लिए, आने वाले कल के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ ख्वाब देखें। तो एक छत के नीचे रहकर अपने बहन भाइयों को, और या वो तब्दीली अगर ये इमेजिन करना कि सब में आ जाए और सब उस चेंज को अडॉप्ट कर लें, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इस पर हम बात करेंगे। आज आपको बताते चले कि हमारे साथ होंगे ख्वाजा नवीद साहब, जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सलमा जफर भी होंगी, लेकिन इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं अ वेरी टैलेंटेड एंड अपकमिंग एक्टर। हम बात कर रहे हैं संदल नवाज की। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप प्राइवेट टेलीविजन पे देख रहे हैं। आज नेटवर्क पे भी इनका एक ड्रामा सीरियल चल रहा है। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं संदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक संदल। और बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते, जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे आपने कहा कि आप खुद यू ग्रू अप इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, और आज भी सूरत हाल वही है या सब अब अलग अलग हो गए? सिद्धा जी, मैं अभी जैसे कि मैंने पैकेज अभी देखा है, तो पैकेज में मैंने बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। इसमें देखिए, सोच हर इंसान की अलग होती है, हर इंसान अलग टाइप से सोचता है और हर फैमिली की स्टोरी भी अलग होती है। मैं समझती हूँ कि घर में जो आपका बड़ा है ना, उसको होल्ड करना आना चाहिए, तभी आपकी जॉइंट फैमिली रह सकती है और आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जब घर का एक बड़ा जो है अब वो लूज कर देता है, मतलब इजी हो जाता है, वो कहता है लो जी बच्चे हैं, मैं क्या करूं, तो फिर वो बच्चे मैं क्या करूं ही रह जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि बुजुर्ग उस घर का महवर होते हैं। अम्मी अब्बू जब तक हयात हैं तो सारे बहन भाई साथ मिलकर रहते भी हैं, और अगर मुल्क से बाहर भी हैं तो उनका वो एक ठिकाना होता है। बिल्कुल पता होता है। 1 महीने 2 महीने की छुट्टी लेकर या साल में सिर्फ ये रौनक जो होती है मेरे ख्याल में वालिदैन के दम से होती है। ऐसा ही है। और अभी क्या होता है कि आजकल के हालात आप देख लें कि जैसे ही लड़की लड़के की शादी होती है या उससे पहले ही ये कहा जाता है कि हमें फैमिली के साथ नहीं रहना। आप कभी ये सोचें कि अगर आप फैमिली के साथ रहेंगे आपको बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। लेकिन संदल, इस पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे। वही बात कि जहां तक अपनी जॉइंट फैमिली का ताल्लुक है, अगर क्योंकि आप उसी सिस्टम में रहे होते हैं, वो आपको बहुत पसंद होती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन के आने वाली लड़की ना सिर्फ अपने नए हस्बैंड के साथ एडजस्ट करे, अपनी सास के साथ एडजस्ट करे, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी सम गर्ल्स थिंक इट्स टू मच प्रेशर। इस पे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही है? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ, महफूजा जी। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आजकल की लड़कियों को थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी माँ के घर से दूसरे घर में जाते हैं तो वो भी माँ का ही घर होता है। और दूसरी बात ये, अगर आपको सबको खुश रखना है तो सबसे पहले अपनी वहाँ की फैमिली को खुश रखें, तो ऑटोमेटिकली आपका शौहर आपके लिए दिल और जान दोनों देगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक मेरे ख्याल में जो तस्वुर किया जा रहा है ना जॉइंट फैमिली का, हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे कि सास के और ससुर के साथ या नंद और बहनों जो आपके सारे देवर वगैरह उनके साथ एडजस्ट करें, वहां तक मेरे ख्याल में लड़कियां भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती हैं। हम बात कर रहे हैं जहाँ एक ऐसा बड़ा कुनबा जहाँ पे चचा ताया भी साथ रहते हो लड़के के, तब क्या होता है? तब आप क्या कहेंगी कि लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है सबके मिजाजों के मुताबिक रहना? देखिए, बात सिर्फ ये होती है कि अगर लड़की ये सोचे कि हमारे घर में भी तो इतने सारे भाई बहन होते हैं, कभी उसको पराठा खाने तो किसी को रोटी खानी तो किसी को कोई चीज, तो अगर वो सिस्टमैटिकली चले तो मोहब्बत से कहे कि आज हम सब यही चीज खाएंगे, आज हम सब यहाँ मिलकर चलेंगे, और जिसने नहीं चलना उसको भी लेकर चलना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ोगे तो फिर वापस एक नई बात शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का संदल। लेकिन मुश्किल तो होता है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है जब आप सोचते हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि आप जब ये सोच लेते हैं कि मैं घर में भी यही रिश्ते छोड़कर आई हूँ, घर में भी मुझे ये खाना बनाना पड़ता था, मुझसे भाई ये चीज मांगता था, अगर यही चीजें आप अपने छोटे देवर के साथ अगर करते हैं,
आप उसी तरह अपनी ननद के साथ रहते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता कि आप ससुराल में आए हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात संदल ने पहले कही थी कि जो घर का अथॉरिटी फिगर होता है, जो बड़ा होता है, उसने सेट करने होते हैं रूल्स। जहां आप देखें कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, बिला वजह की इंटरफेरेंस है, नंद आके सास से खामखा की अगर शिकायत लगा रही है, तो फिर सास का भी काम है, क्योंकि वो अपनी बेटी के मिजाज को भी समझती है और आने वाली को भी थोड़ा रूम देना चाहिए। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमें ज्वाइन किया है अब ख्वाजा नवीद साहब ने, और ये टॉपिक तो आई एम श्योर उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के आपसी इख्तलाफात की, तो कभी कभार अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ता है, मामलात इस नहज पे भी पहुँचते हैं। ख्वाजा साहब, आजकल के ज़माने में एक आम तासुर ये है कि लोग साथ रहना नहीं चाहते। माँ बाप इतने चाव से एक बड़ा सा घर बनाते हैं, उसके 3 पोर्शन के, भाई 3 बेटे साथ रहेंगे। माँ बाप की आंख बंद हुई नहीं, पहला काम बच्चे ये करना चाहते हो कभी कभार जिंदगी में भी कि भाई इसको फारिग करें घर को, हमें अपना अपना हिस्सा दें, हम अलग धुंधा रहना चाहते हैं। क्या कहते हैं, ये कुछ मामलात ही ऐसे हो गए या इसकी कोई रियल रीजंस है? असल में बात ये है कि हर चीज का ना लिमिटेशन होती है और हर पॉइंट की लिमिट होती है। अब क्या है कि जब तक वालिदैन खुद जिंदा हैं उस वक्त तक तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बड़ा ही कामयाब सिस्टम है और रेलेवेंट है, और रेलेवेंट भी है। उसमें फायदे भी हैं और नुकसान काफी कम है। नुकसान ये है कि भाई आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, चूंकि जब 2 बर्तन साथ रखे जाते हैं तो वो बचते हैं, तो आवाज आती है। तो इसी तरह अगर 2 भाई 2 भाभियां देवरानी जिठानी साथ रह रही हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा झगड़ा ऊंच नीच लगी रहती है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो सबको कवर करके बैठे होते हैं, और जिसकी कोई कमी पेशी होती है वो माँ कहती है मैं कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक बहू की ड्यूटी है कि उसने सुबह नाश्ता बनाना है, वो देर से उठी है और दूसरों ने जाना है काम पे, तो माँ उठ के जल्दी से बना देती है। यानी वो एक थोड़ी सी वही वाला माँ का रोल जैसा है ना, वो साथ लेके चलती है, लीवे भी देती है, बहू को भी लीवे देती है। फिर ये जिस फैमिली ने भी डिनर पे जाना है, शादी पे जाना है, वो ये है वो बच्चों को छोड़ जाएंगे माँ बाप के पास, तो वो संभालते हैं क्योंकि उनका तो वो खून है ना। तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि ये इकबाल के बच्चे हैं या नईम के बच्चे हैं या जफर के बच्चे हैं। हाँ, वो सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है। और या बेटी छोड़ गई है, हाँ, तो वो भी आके छोड़ जाती है कि मैं भी जा रही हूँ। तो बात यह है कि वो केयर टेकिंग के लिए एक बहुत आला सिस्टम है, और बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भी बहुत रिकमेंडेड सिस्टम है, क्योंकि माँ बाप के होते हुए बच्चे जो है ट्रेडिशंस भी सीखते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब, उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ, जब आप पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, आजकल के नए कपल्स और पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि भाई अगर आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल में या अपने तरीकों में थोड़ी जिद्दत पैदा करना चाहते हैं, वो चीज़ जो शायद आपके ससुराल में या जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं होती थी, चाहे वो खाने का तरीका हो, एजुकेशन के चॉइसेस हो, अपनी वेकेशन हो, आपके लिए इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना मुश्किल होता है। अपने घर में तो ये है ना कि बच्चा जज भी नहीं किया जा रहा। अब दादी तो नहीं सुनाएगी ना कि वाह ब्लैक शीप है और माँ सुलाते वक्त सारा वक्त यही पढ़ रही होती है, क्योंकि सुबह स्कूल में जाके उसने यही गानी है। नहीं, और दूसरा ये कि माँ की जो रिच है उसको चैलेंज कोई नहीं करता। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल फैमिली में होते हैं, माँ ने कह दिया नहीं तो नहीं, किसी के पास जाके बच्चा कोई चोर रास्ता नहीं निकाल सकता। ये एक बहुत बड़ा, लोग कहते हैं कि भाई हर वक्त अगर मैं सही बात पे भी डांटूं तो पुचकारने वाले, बिगाड़ने वाले, लाड करने वाले इतने ज्यादा है कि मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं कर पाती। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि पैम्पर कर देती हैं दादियां या नानियां बच्चों को, और माँ का कंट्रोल जो है या बाप का काफी कम हो जाता है। लेकिन फिर बात यह है कि नानी भी हो या दादी भी हो, मकसद तो उसका भी यही होता है कि बच्चे की इस्लाह करना, सिर्फ तरीका वारदात अलग अलग है कि माँ थप्पड़ मार के करती है और दादी पप्पी दे के टॉफी दे के करती है। अच्छा, समझाती वो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो यंग मदर्स हैं उनको ये फील होता है कि जी हम क्वेश्चन किया जा रहा है हमारे तरीकों को, और जाहिर सी बात है एक माँ अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो थकी हुई भी होगी, वो शायद हो सकता है अपना ऑफिस का काम करके आए उससे भी थकी हुई है, या आपस में कोई अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, कोई और वजह है, तो कोई ना कोई उलझन उसके जहन में चल रही है। पहले जमाने में भी अम्मियाँ वो सारा गुस्सा बच्चों को मार पीट के निकाल देती थी। अब अगर घर में दादी है या फुप्पी है या चच्ची है तो ये करना थोड़ी वो आजादी कम हो जाती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है इसमें बहुत ही फायदा होता है,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वालिदैन बूढ़े होते हैं ना, वो सिर्फ घर की चौकीदारी भी करते हैं। हाँ, आप उनको सिर्फ चौकीदार तो ना कहें, वो तो घर के मालिक होते हैं। नहीं, मालिक की बात ला रहा है, लेकिन वो गार्ड के तौर पे भी तो काम करते हैं। कितने बच्चे आए हैं, क्या केयर टेकिंग हो जाती है। और दूसरा उसके अलावा ये है कि उसकी उम्र के हिसाब से तजर्बा भी तो होता है ना, सही चीजें उसने देखी होती हैं, समझे ना। आज की जो बच्ची आती है ना, वो समझती है कि ये वालिदैन जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, हालांकि तजर्बा उनका इतना होता है, कई जगह ऊंच नीच से वो हो होते हैं, उनको पता होता है अच्छा और बुरा क्या काम है। अच्छा, लेकिन सर इंटरफेरेंस के बारे में क्या कहेंगे? अक्सर नौ बेहाता जोड़े जिनकी नई नई शादी होती है, वो कहते हैं कि भाई अभी हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, लोगों ने टोक टोक के इंटरफेयर कर करके हमारे मामलात को बिगाड़ दिया। अच्छा, दूसरा अगर वो साथ रहते हैं ना वालिदैन के जी, तो फिर जब वो कहीं अलग के मकान बनाते हैं तो फिर उनको उनकी कदर याद आती है कि ये जो हमारे वालिदैन हैं ये किस तरह हमारे साथ देखभाल करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपने बिल्कुल सही कहा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि खुद वालिदैन बनोगे तो पता चलेगा, लेकिन संदल क्या कहती है? इंटरफेरेंस अक्सर जो खवातीन की या मर्दों की भी, यानी बहुत देर के बाद लड़के को ये ख्याल आता है कि वो कभी ना कभी स्टैंड लेता है अम्मी के सामने कि अम्मी आप तो ना रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन इंटरफेरेंस बहरहाल होती है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत टाइम के बाद जब जाकर ये चीज़ होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद से नहीं चाह रहा, उसको पैम्पर किया गया है, उसने इधर उधर से ये माहौल देखा है, वरना उसको पहले से पता नहीं है कि एक माँ अगर बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोचती है तभी उसको रोकती है कि आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें। अगर आप ये सोचते हैं, जैसे कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि माँ बाप का एक्सपीरियंस जो है ना हमसे बहुत ज्यादा होता है, हमें आज पता चलता है कि ये चीज़ ये है, वो कर चुके होते हैं, वो उस वक्त में से गुजर चुके। हम ये कहें कि नहीं आपने हमें ये क्यों कहा, हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हम आज को जानते हैं, वो गुजरे हुए कल को वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक लीवे हमारे पास होता है ना ख्वाजा साहब के अपने पेरेंट्स को भी हम कभी ना कभी उनके किसी फैसले को या आप जवाब में क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो आपको ये ऐसा, वो क्योंकि वालिदैन होते हैं वो आपको बर्दाश्त भी करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है इसको अभी गुस्सा आया। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया ना, देखिए हर जहन जो है वो मतलब जो है एक अलग सोच रखता है। बिल्कुल, अगर ये ना होती तो इतने बहुत सारे स्कूल ना होते, इतने फिलोसफर ना होते। देखिए अगर अरिस्टो था तो उसके शागिर्द ने उससे अलग फलसफा दे दिया, उसका शागिर्द आया तो उसने कहा नहीं मेरे उस्ताद का सही था लेकिन मेरा ज्यादा सही है। हाँ। इसी तरह ये जो आते हैं उलमा या इमाम या स्कूल ऑफ थॉट्स। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, भी था, शाफी भी था, मालिकी भी था। लड़ाई ज्यादा होती है, यानी लोग कहते हैं कि जब तक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुएं तो चले एडल्ट्स होती हैं, आपस में एडजस्ट कर गई, बच्चों पे लड़ाई, और बच्चों की लड़ाई में बड़े भी फिर बच्चे बन जाते हैं। तुमने मेरे बेटे को ये कैसे कहा, यानी उस वक्त अपना सारा रिश्ता। इसमें मेरी एडवाइस ये है कि शुरू में तो आप रहें, लेकिन जब आपके बच्चे चलने फिरने के काबिल हो जाएं तो एडवाइजेबल है कि अपना अपना घर लें। अच्छा जी, अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल तो खैर बिजली के बिल का मसला है कि वो 4 भाई मिल के बिजली का बिल देते हैं, तब जाके के बिजली जलती है। और अब बिजली वालों के देखा देखी सुई गैस वाले भी जोश में आ गए हैं। हाँ। उन्होंने भी 10-10 हजार के बिल देने शुरू कर दिए। कॉमन मसलों की बात कर लेना ख्वाजा साहब, खानदान में कोई शादी है, ईद है, बहुएं कहती हैं या कजन जब लड़कियां टीनेज में पहुंचे, हर एक को जोड़ा चाहिए और हर एक को अपनी थोड़ी वो लुक को ना सीक्रेट भी रखना है। वो कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ऐसा लगता है कि बड़ा मैं तो उसने कॉपी कर लिया, उसने पहले कॉपी कर लिया, सबने एक जैसा यूनिफॉर्म पहन लिया, एक ही दर्जी पकड़ लिया। अब अपना दर्जी भी छुपाती हैं। हाँ। अपनी पार्लर वाली छुपाती है, नहीं कर सकते, कहां से कलर कराया है वो भी छुपाना है, क्योंकि अगर इसको पता चल जाएगा ये सारे पहुंच जाएगी। हाँ। तो अब ये सारे इसके बाल भी ऐसे ही हो जाएंगे, सेम नजर आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उप्स, कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने। अच्छा, ये जो सीक्रेसी है, सीक्रेसी नहीं कहूँगी कि अपनी शख्सियत की कुछ इंडिविजुअल चीजें संभाल के रखना, हर एक को रखना, और इंसान चाहता है कि वो उसकी बाउंड्रीज हो, प्रिवेसी हो। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं वो फिर फौरन पे खुल के मियां बीवी लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि साथ में आवाज चली जाएगी, दादा दादी को पता चल जाएगा, सास ससुर को। अब वो मजा ही नहीं है आपकी शादी और आप लड़ ना सके। बताएं। अब मैं बड़ा मजे का था, पड़ोस में फ्लैट थे ना। हाँ। तो एक फ्लैट में सारी रात लड़ाई होती रहती थी, दूसरे फ्लैट में ना कैकों की आवाजें आती थी। तो एक दिन मियां बीवी ने कहा कि इनसे चल के काउंसलिंग करते हैं कि ये इतने खुश क्यों हैं। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने बताया भी हम तो सारी रात लड़ते रहते हैं, आप सारी रात कैके लगाते हैं। तो वो मियां ने बताया कि ये मुझे जूता मारती है, जब लग जाता है
तो ये हस्ती है। जब मैं मारता हूँ तो लग जाता है, तो मैं हंसती हूँ, मिस होता है तो ये हस्ती है। इस तरह हम सारी रात हंसते हैं, मगर एक दूसरे के ऊपर जूते फेंकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शुमाला यासीन बोल रही हूँ साहिवाल से। जी शुमाला जी, क्या कहेंगी? हम अभी बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम में मियाँ बीवी खुल के लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हर वक्त लोग देख रहे होते हैं, आपको आवाज बाहर ना चली जाए, वो इंडिपेंडेंस नहीं होती। क्या कहेंगी आप? जी मैं यही कहना चाह रही थी कि अगर हम दीनी लिहाज से भी देखें तो हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसको जॉइंटली इतना ज्यादा प्रेफर और पसंद नहीं किया गया, क्योंकि हर औरत जो होती है उसका अपना मिजाज होता है और वो अपने तरीके के मुताबिक अपने बच्चों को ग्रो अप नहीं कर सकती एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में। और दूसरा ये कि हम जो पर्दे का जो हमारा निज़ाम है एज बीइंग अ मुस्लिम, वो भी हमारा वो जो है बरकरार नहीं रह सकता। और 24 आवर्स एक जो औरत है वो स्ट्रेस में रहती है, स्ट्रेस में रह के वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों तरीके से नहीं दे सकती जो क्वालिटीज उसके अंदर हैं। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि घर तो आपका वो जोन होना चाहिए जहां आप कंफर्ट से रहें, अपनी मर्जी का रिलैक्स पहनावा भी आपने पहना हुआ हो, घर में जितने लोग हैं वो सब आपके महरम हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा कुनबा है जिसमें पीपल आर देयर एंड यू फीलिंग अनकंफर्टेबल, ये लोगों के लिए मुश्किल होता है इसको डील करना। जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए निजाम सेट कर दिया है ना, वो यकीनन उसकी बेस पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिन पे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैम संदर, आप क्या कहेंगी कि अगर दो भाभीियों में लड़ाई हो जाए, अब भाई तो साथ रह रहे थे, सास के लिए तो दोनों ही बराबर हुई एक तरह से रुतबे में, तो फिर उनको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? और जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करना आसान होता है? क्योंकि अगर देखें अलग अलग रह रहे हैं तब तो चलो भाई अपने अपने घर चले गए, ईद के ईद मुलाकात हुई, ना ज्यादा इंटरेक्शन होती है, लेकिन अगर रोज देखना है और रोज मिजाज ना मिलते हो, फिर क्या किया जाए? आप फिर यही है कि उनको अलग कर देना चाहिए। पहले नंबर पे अगर दो भाभी अगर अगर उनकी बनती है, अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो भाइयों को नहीं आना चाहिए बीच में। भाइयों को अपना रिलेशन, अपना रिश्ता जो है ना उसको कायम रखना चाहिए। होता है लेकिन वो करने नहीं देती, कहती तुमने उससे बात कैसे की, उसकी इतनी बेइज्जती की है, तुम उससे बात कर रहे हो, हंस रहे हो उसके साथ, तुमने उसके साथ गुस्सा नहीं किया। बोला वो तो अपनी बीवी से डरता है, लेकिन सही कह रहे हैं ना कि मुश्किल है ये करना। ये देखिए, जब तक आपको लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ना है, बीवी के साथ हो या भाई के साथ, नहीं, उनको ये चेक ये करना चाहिए कि बात क्या है। पहले आप बात सुने बगैर अगर आप ये डिसीजन ले लेते या कुछ कर देते हैं तो गैर मशरूत लॉयल्टी चाहिए। तो यही तो फायदा बात है कि आज वही हालात है कि आपके बच्चे आपको देखकर वही वो उसमें चेक करते हैं कि ये इसने बाबा ने ये बात की है, माँ ने ये की है, उसने चाची के साथ ऐसे बात की है, तो वो भी उसी तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आप ये हमारी चीज है, तो जो बच्चों ने देखना है वो ही करना है। लेकिन देखिए बाउंड्रीज भी तो इम्पोर्टेंट होती है। अब ये अभी बता रही थी ना वो मजहबी सिस्टम, तो वो एक बीवी थी बड़ी शरई, अपने मियाँ को कहने लगी कि शरीयत के मुताबिक आपकी खिदमत करना तो मेरे ऊपर लाजम और फर्ज है, लेकिन आपके माँ बाप की खिदमत करना मेरे ऊपर लाजम नहीं है, लिहाजा मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो मियाँ गया मौलवी के पास पूछने के लिए कि मौलवी साहब ये तो ये कह रही है। मौलवी का हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इसको अलग मकान लेके दे दो और शरीयत में है तुम दूसरी शादी करो और दूसरी बीवी अपने माँ बाप के साथ रखो। उसने जाके अपनी बीवी को बताया कि अब मैं एक बीवी और ला रहा हूँ जो मेरे माँ बाप के साथ रहेगी, तुम अकेली मेरे साथ रहना। उसने कहा नहीं मैं उधर ही रहूंगी। यानी हम भी इन अदर वर्ड्स हम पिक एंड चूज करते हैं। हम कई मामलात को बिल्कुल जिस तरह कहा गया, ठीक है आपको दीनी अहकामात है, आपको दीन ने ये सहूलत दी है कि ये तमाम चीजें आपके फराइज में नहीं डाली, क्योंकि देखिए अगर फर्ज को पूरा ना किया जाए तो अल्लाह की तरफ से भी पकड़ होती है। तो अल्लाह ने ये आपको सहूलत दी है, बट एट द सेम टाइम बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गुड कंपेनियन, आपको अपने मियाँ के जो सर्कमस्टांसेस है उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि उसके बुजुर्ग वालिदैन है, ही कांट जस्ट डिस्पोज देम। और अगर आप ये करती हैं तो फिर आप गुनाह की मुर्तकिब होती हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले जी एक कॉल ले लेते हैं, कॉल से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में वो क्या सोचते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? इस्लामाबाद से। क्या कहना चाहिए? You people are just discussing a very sensitive topic. It is. Being Islamic state or being Islamic nation, we should have to follow the Islamic rules now.
तो जो इसमें ये शरई तौर पर जो चीजें आती हैं हम उनको फॉलो करते हैं, महरम और नामहरम की जो वो एक है उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें फिर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना वो थोड़ा ब्रेकआउट हो जाते हैं इस तरह से अगर जाया जाए। तो मेरा तो ये कहना है कि सेपरेट रहना अच्छा है, और जब आप बच्चे की शादी करें तो उसको सेपरेट तो एटलीस्ट इतना कर दें कि किचन रूम और लेकिन सबके पास देखिए ये वसाइल नहीं होते, और फिर आप एक रूल कैसे बनाएं? मिसाल के तौर पे 3 बहनों का एक ही भाई है, अब उस भाई की अगर शादी करें वहां तो महरम नामहरम का मसला आता नहीं है, तो क्या फिर हमारे वहां पे एक दोहरी राय होगी कि नहीं उस पे लाजिम है, उस बहू पे, उस भाभी पे लाजिम है वो अपनी 3 नंदों के साथ एडजस्ट करे, क्योंकि जी महरम नामहरम वाली तो इशू ही नहीं है यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको बताऊं फितना सब जो है ना वो लेडीज से स्टार्ट करते हैं। एक औरत की जिंदगी, बड़ा आपने ऑनेस्टली ये बात कही है जी, बड़ी ऑनेस्टली आपने बात एडमिट की है कि खवातीन ही का मसला होता है एक दूसरे से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मतलब इसमें बर्दाश्त की जरूरत होती है, हम कंसिडर ही नहीं करते। बीइंग ए बहू मैं समझती हूँ आप मदर के साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकती। सही, तो शुरू वहीं पे करती है, रिस्पेक्ट ही नहीं वो है, मुकाबला स्टार्ट ही सास से करती है। सही, लेकिन और व्हाट अबाउट सास खूबसूरत हो और जवान हो तो और मुसीबत है। और नंदों के बारे में क्या कहेंगे? नंदे भी है, सच कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्पेस वो कम देती हैं, उन्हें स्पेस ज्यादा देनी चाहिए। क्योंकि जो है ना जो भाभी है वो थर्ड पर्सन होती है या वो न्यू पर्सन होती है, शी हैज टू एडजस्ट। अच्छा मुझे सच बताएं आपकी कितनी भाभी हैं? मेरी एक ही भाभी है। हाँ, ये आप उनको तो नहीं कह रही है, ये सारा मैसेज आप उनको तो नहीं दे रही है? मेरी भाभी ने कहा था कि मैं जो है ना अपनी नंद की वजह से इस घर में सेटल हुई हूँ। आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, और आपकी जैसी नंदे होनी चाहिए सबकी। लेकिन ख्वाजा साहब ये भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हार्श नहीं है कि आने वाली ही का काम है एडजस्ट करो, हम तो सारे परफेक्ट है, सारे परफेक्ट मस नहीं होंगे? नहीं, इनको चाहिए कि जो आती है तो उसको अकोमोडेट करे, थोड़ा सा दिल बड़ा करे, लेकिन आने वाली ये एजेंडा बना के ना आए कि मैंने आते ही पहले सास को आउट करना है, फिर वो एजेंडा बना के आए कि मैंने नंद को आउट करना है, फिर वो टाइम फ्रेमवर्क उसने दिमाग में डाला हुआ है कि अब मेरा 3रा महीना हो गया है, अब मैं पक्की हो गई हूँ, अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो मेरे और राइट्स बढ़ गए, इसको थोड़ा सा तो मेरा बच्चा हो गया तो मैंने तो अब तो सब पे छा जाना है, नहीं, अब सारे आउट हो जाएं। थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े होते हैं, अक्सर खवातीन, अक्सर बहुएं और भाभियां ये कह रही होती है भाई हमने बहुत सहा, मैं 10 साल सहती रही, मुझे अलग हो जाना चाहिए वो तो, लेकिन बच्चों के मामले पे अब अगर आपने मेरे बच्चों में भी सख्ती करनी है और बच्चों को भी आपने उस वक्त अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल वो एडवाइजेबल है, उसमें इज्जत भी रहती है। कभी संडे को मिले, वो भी मिलना चाहे तो ना मिलना चाहे तो टेलीफोन पे बात करें, फेस टाइम पे कर लें, और मिलना हो तो मिलें। अच्छा, बड़े बड़े जो फैसले हैं, मोहब्बत बढ़ती है, साथ रहने से रोज रोज लड़ाई, और दूर दूर है एक दूसरे के यहाँ जाएंगे भाई तो मेहमान बन के जाएंगे, अगर वेलकम होंगे तो जाएंगे। प्रैक्टिकल इश्यूज के अंदर सारे के सारे एक साथ रह रहे थे, आपने कहा एडवाइजेबल है बच्चे बड़े हो गए कि अलग हो जाएं। अलग होने के लिए लोगों के लिए जरूरी है कि वो जो खानदानी मकान है उसको बेचा जाए। अब 2 राजी हैं बेचने के लिए, एक नहीं है, फिर क्या करें? आज भी यही केस दाखिल करके आए हूँ कि घर वो बेचना है। एक भाई 22 साल से रह रहा है, मर गए हैं बड़े, और बाकी भाई बेचारे किरायों पे रह रहे हैं, और वो राजी नहीं होता बेचने पे। नहीं, वो ठाट से रह रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं, उसका फॉरेन कोर्ट में बड़े बड़े जो फैसले होते हैं जिंदगी के, माँ बाप चाहते हैं कि वो खुद लें, लेकिन अगर घर में रुतबे में अब जैसे ताया साथ रहते हैं या उनसे 2 बड़े भाई हैं, सबसे छोटे भाई के बच्चों की बात हो रही है, तो देखा ये भी गया है कि चाहे वो प्रोफेशनल चॉइसेस हो, बच्चा किस कॉलेज में जाएगा, कौन सा पेशा इख्तियार करेगा, कहाँ उसकी शादी होगी, उसमें जब जॉइंट फैमिली वालों की इंटरफेरेंस होती है, जब फुप्पियां दादियां ताया बोलने लगते हैं, उस पर बच्चे बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं लेना। आजकल तो बच्चे माँ बाप से भी नहीं पूछते, आपस में तय करके आ जाते हैं, सिर्फ चॉइस देते हैं कि हाँ करो या ना करो, शामिल हो या ना हो, शामिल हो या ना हो बच्चे, और एडवाइजेबल भी है, लेट देम डिसाइड। मैं इस चीज को नहीं मानती सिद्धरा जी। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके ताया अगर आपके लिए अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, आपके बाप को अगर नहीं समझ में इतना नहीं पता चल रहा, अगर उसने डिसीजन आपके लिए अच्छा लिया तो आपको मानना चाहिए। लेकिन अगर आपके डिसीजन से मुख्तलिफ है, मिसाल के तौर पे एक लड़का है, उसको कोई कहीं उसका इंटरेस्ट है, रोमांटिक इंटरेस्ट, वो शादी करना चाहता है, माँ बाप कहते हैं कि देखो हम तो मान जाएंगे लेकिन ये जो भी सिचुएशन है ताया नहीं मानेंगे, फिर क्या करें? ताया अगर नहीं मान रहा, वो उसको जाके बताएं कि माँ बाप जो है साथ, उनको जाके बताएं कि ये चीज ऐसे है। देखिए
कल को ये बच्चा अगर गलत करेगा तो वो ताया की अपनी बेटी है, वो इंटरेस्टेड है, फिर क्या करें? तो फिर वो बैठ के कंप्रोमाइज क्या करें ऐसी सिचुएशन में? अपनी माने यहाँ पे एक बात बागी हो जाए, क्या करें फिर, और क्या है? मेरे दिल में बात है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो बात करूँ, जैसे कि कॉलर्स भी आ रहे हैं और हम लोग भी आजकल के माहौल के मुताबिक भी यही बात होती है कि अलग अलग हो जाएं, सब लोग सेपरेट सेपरेट रहना शुरू कर दे। मुझे ये बताएं कि हर बंदा ये सोचता है कि मैं अलग हो जाऊं, कभी उस माँ बाप का भी तो सोचें, वो किनके साथ अभी तो कहा जाता है संघर्ष कि एक पेयर ऑफ पेरेंट्स यानी माँ बाप 6, 8, 10 औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 औलादें मिलकर एक माँ बाप को आप देखिए हर बंदा यही सोचता है कि जी मुझे अलग होना है, मुझे अलग, चले जी सब अलग हो गए, एक घर में सिर्फ वो माँ बाप रहे। लेकिन फिर बात करते हैं वैल्यूज की, अक़दार की। अक्सर देखा गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिस भाई की ज्यादा सुनी जाती है वो है जिसके लिए कहा जाता है कि भाई इसने बहुत कुर्बानियां दी, ये फाइनेंशियली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और इस फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। ये बाकी मेंबर्स के अंदर एहसास कमतरी पैदा करता है ख्वाजा साहब, करता है, उनका विचारों का डिसीजन चलता ही नहीं है। वो कहते हैं आप किसी खाते में नहीं है, वो एहसास वगैरह में है। और अगर एहसास कमतरी के साथ वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनके एतमाद, उनके कॉन्फिडेंस के लिए फिर क्या करना चाहिए माँ बाप को? नहीं सेपरेट रहना चाहिए। देखिए मैंने पहले कहा कि दाल रोटी खाएं, लेकिन अपनी खाएं, उनको कि क्या करना है, घर के अंदर है एक बात, अंदर की अंदर घर में रह जाएगी। अब वही बात है कि अभी एक ताया के या चाचा के किसी के बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने और जिसका बाप जरा थोड़ा सा कमजोर है वो नहीं चीज लेकर दे सकता, तो यही पॉकेट मनी है, नहीं दे सकता। एक महंगा मोबाइल मिलता है, अब तो 100 रुपए की तो बात ही नहीं रही। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद जावेद कादरी अर्ज कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर मीरपुर से। जी जावेद साहब, क्या कहेंगे? जी, आपका ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और हमारे इस माशरे में ये इस तरह के प्रोग्राम जो है ये एक हेल्दी डिबेट को जो है वो देते हैं। थैंक यू जावेद साहब, क्या कहेंगे आप? अभी हम बात कर रहे थे कि एक अगर कोई फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बस कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी की सुनी जाती है सिर्फ। अब बात ये काफी हद तक दुरुस्त है आपकी और होता भी ऐसे ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम तालीम हमें दीनी और दुनियावी दोनों अच्छी तरह मिली होती है, तरबियत हमारी अगर अच्छी तरह हुई होती है तो फिर क्या होता है कि जब हम लाइफ में किसी भी सिस्टम से गुजर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़हनी तौर पे हम तैयार होते हैं और उन चीजों को फेस करने के लिए हम एक वो उसूल बनाते हैं, तरतीब बनाते हैं। एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी जावेद साहब, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना एक बात होती है, लेकिन फिर फाइनेंशियली अपनी जिम्मेदारी इस चीज को समझना। लेकिन जब तक आपके वालिदैन हयात होते हैं, बड़ा भाई अगर है वो कंट्रीब्यूट करता रहेगा, लेकिन अगर छोटा भाई फाइनेंशियली कमजोर है तो उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके बच्चों की पढ़ाई, उनका इलाज, मालजा, दूसरे अखराजात, एक पॉइंट आता है जब बड़े भाई की बीवी भी कहती है भाईजान अपने देखो। जी जावेद साहब, थैंक यू फॉर दैट कॉल। ख्वाजा साहब, जिसने बताया वो पिंडी में जैसे जाओ ना तो वो ढोसकी का शलवार कमीज पहन के बंदा शाम के टाइम आएगा, उसे पूछो तुसी की कर दे हो, बोला साडा भाई कोई ते चौथा है ना। वक्त हमारे पास कम, लेकिन जिस तरह कहा कि ये हेल्दी डिबेट है, इस तरह के मामला पे बात करनी चाहिए और दिल खुला करना चाहिए। जिंदगी में हर दौर एक जैसा नहीं रहता, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो अपने बारे में सोचें और इंडिपेंडेंट हो जाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।